गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस हमारी जो पेंडिंग मैगज़ीन पड़ी थी तो हम धीरे धीरे उसको कवर करते हैं। तो गाइस ये जो हमारी मैगज़ीन है वो विज़न की 29 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते, दैट इज़ द इन असम अर्थक्वेक रिमाइंडर ऑफ सिस्मिक हजार्ड अलोंग टू हिमालयन फ्रंट फाल थ्रस्ट फोल्ट लाइन। आपको पता ही है असम में भी अर्थक्वेक आया था, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी। अभी क्या रिसेंटली असम में क्या हुआ, अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 6.4 था ऑन द रिश्टर स्केल। और इसके बाद मतलब कि एक बार अर्थक्वेक आने के बाद भी 6 शॉक्स लगे हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3.2 से लेकर 4.7 के बीच में था। फाइन। रिश्टर मैग्नीट्यूड स्केल या फिर जो लोकल मैग्नीट्यूड है वो क्या करता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें से कितनी अमाउंट में सिस्मिक एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या करता है, क्वांटिफाई करता है। फाइन। ये एक लोगैरिथमेटिक स्केल होता है और ये बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली and a difference of 1 represents an approximate 34 डिफरेंस इन अ मैग्नीट्यूड। जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है, मतलब कि जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 5.5 से 8.9 के बीच में होता है। और अभी जो असम में अर्थक्वेक आया वो 6.4 मैग्नीट्यूड का था। इसका मतलब वो भी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक के ही अंडर आता है। फाइन। ये जो इवेंट हुआ है वो लोकेटेड है कहाँ पे, नियर टू द कोपिली फोर्ट, जो कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के पास पड़ता है, जिसे हम मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी बोलते हैं। अब आइए जरा हम एक बार इस इमेज को देखते हैं। देखो गाइस, मे भी आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे तराई रीजन होता है, शिवालिक, जैसे आपको पता है ना, हाइयर हिमालयस होते हैं, लेसर हिमालयस होते हैं, फिर शिवालिक हिल जाते हैं, ऐसे फिर आता है तेराई रीजन आता है, ठीक है, उस तरह तिब्बतन तेताई रीजन आता है। तो गाइस जो तेराई और शिवालिक के बीच का रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, MFT, दैट इज़ द मेन फ्रंटल थ्रस्ट बोलते हैं। उसी तरह जो लेसर हिमालयन जोन और शिवालिक के बीच का रीजन होता है उसे हम MBT बोलते हैं, दैट इज़ द मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं। हाइयर और लेसर हिमालय रीजन के बीच में जो रीजन होता है उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। फाइन। उसी तरह जो STDS, दैट इज़ द तिब्बतन और हाइयर हिमालय जोन के बीच में जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट रीजन। और तिब्बतन प्लेट और तिब्बतन हिमालयन जोन के बीच में जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं इंडो सांगो सल्चर जोन। फाइन। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। फाइन। अब गाइस अभी हमने बोला ये जो इवेंट हुआ है असम वाला, इसमें जो इवेंट है वो कोपिली फोर्ट के पास है, जो कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के पास होता है, जिसे हम MFT भी बोलते हैं, दैट इज़ द मेन फ्रंटल थ्रस्ट, दैट इज़ द बिटवीन शिवालिक एंड द तराई रीजन। फाइन। देखो जो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट होता है एक जियोलॉजिकल फोर्ट होता है जो इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्री में होता है। आपको पता है 7 तरह की प्लेट्स होती हैं, उसी तरह इंडियन प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री के बीच में जो फोल्ट होता है हम उसी को हम क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। अभी आपको सबसे पहले ये पढ़ना होगा फोल्ट होता क्या है। फोल्ट क्या होता है, जैसे 2 ब्लॉक्स हो गए, जैसे शिवालिक और तेराई हो गए, या फिर हिमालयन और लेसर जोन के बीच का जो रीजन हो गया, वहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं फोल्ट। फाइन। अ फोल्ट इज अ फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन द 2 ब्लॉक्स ऑफ द रोड। फोल्ट अलाउ करता है कि जो ब्लॉक होता है वो एक के ऊपर चढ़ जाता है या फिर एक के ऊपर वो चलने लगता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, या इसी मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक की फॉर्म में आता है, जो स्लोली भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा क्रीप या बहुत ज़्यादा रैपिड फॉर्म में भी हो सकता है। फाइन। तो अभी आपको पता होना चाहिए जो असम में जो अर्थक्वेक आया है वो MFT की वजह से आया है, कहाँ पे हुआ है, और ये जो कोलिजन है बिटवीन इंडिया और यूरेशियन प्लेट के बीच में हुआ है अलोंग द हिमालयन माउंटेन रेंज एज वन ऑफ द हाईएस्ट सिस्मिक हजार्ड इन द वर्ल्ड। फाइन। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सिस्मिक हजार्ड है जहाँ पे अभी जो फोल्ट आया है असम के अर्थक्वेक के केस में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, दैट इज़ द स्टेट्स विद की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन बोरो मोर। अभी गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। मतलब सिंपल बात ये है कि जो ऐसे स्टेट है जिस पे रिफॉर्म्स ज़्यादा है, मतलब कि या फिर जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मतलब हर एक चीज़ जो ऑफिशियल कर रखी है, तो वो जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा बोरो कर सकते हैं। सेंटर ने अलाउ किया है कि हर एक जो स्टेट है वो 1.06 लाख करोड़ एडिशनल बोरिंग कर सकती हैं किसी और स्टेट से जो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को कैरी आउट करते हैं पावर सेक्टर में, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस स्टेट का अगर अच्छा है, सो दैट वो कोविड-19 के साथ अच्छे से कॉप अप कर सके। लास्ट ईयर सेंटर ने क्या किया था, स्टेट्स की जो बोरिंग लिमिट थी उसे 2% बढ़ा दिया था, एज मतलब कि इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो भी स्टेट की GDP है वो अपनी स्टेट की GDP के 2% तक बोरो कर सकती है। फाइन। ऐसा सेंटर ने लास्ट ईयर अलाउ कर दिया था।
अभी क्या किया है, FRBM एक्ट के अंदर ओनली 3% लिमिट की सेट है एंड दिस इज़ ओवर एंड अबव, और ये उससे ज़्यादा है। फाइन। अभी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या मतलब कि सेंटर जो पावर देती है स्टेट को या जो सेंटर ग्रांट देती है तो किस प्रोविजंस के अंडर देती है। सबसे पहले आपको पता होगा अंडर आर्टिकल 292 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है बोरिंग की इन इंडिया, मतलब कि सेंटर कितना मर्जी बोरो कर सकता है अब्रोड से, और ये जो लिमिट है जो अगर बोरिंग की लिमिट वो सिर्फ पार्लियामेंट ही फिक्स कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 293 जो स्टेट्स के जो बोरिंग पावर्स हैं वो सिर्फ टेरिटोरियल है, मतलब वो अपने स्टेट में से बोरो कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे उसकी जो स्टेट की पावर है वो लिमिटेड है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं वो बोरो कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब किसी और स्टेट से भी कर सकते हैं अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फिक्स की गई है, मतलब कि कुछ लिमिट है जो फिक्स की गई है फॉर बाय दैट पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर। हाई वो जो स्टेट है वो पब्लिक लोन को रेज नहीं कर सकती विदाउट कंसेंट ऑफ सेंटर। फाइन। इसके अलावा स्टेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो इंडिया के बाहर लोन ले सके। फाइन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट लीवरेज इन द कोविड-19 वैक्सीन प्राइसिंग। अगेन गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिफरेंट प्राइजेस क्योट कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन। आपको पता है हमारे इंडिया में 2 तरह की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एक कोवैक्सीन है कोविशील्ड है। तो जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर रहे हैं डिफरेंट प्राइजेस बता रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर द वेरियस एक्ट दैट की, और ये बोल रहा है एंड टोल्ड गवर्नमेंट इट हैज़ पावर्स अंडर द वेरियस एक्ट दैट इट कैन एम्प्लॉय टू कर्ब इट। अभी क्या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंडर किया है। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर क्या है गवर्नमेंट ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर को इनेक्ट किया गया है। इसके अंदर क्या है वो 800 ड्रग्स को लिस्ट किया गया है जिसके अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उनके प्राइजेस पे कैप लगा सकती है। हाउएवर इसके अंडर जो रेगुलेशंस होती है वो कुछ पेटेंटेड ड्रग्स पे एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे रेमडेसिविर, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है वो रेमडेसिविर का प्राइस बढ़ा सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती बिकॉज वो पेटेंटेड ड्रग है। फाइन। पेटेंट्स एक्ट है, इसके अंदर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि वो किसी भी फार्मा कंपनी को ऑथराइज कर सकती है। एक्ट गिव सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू ऑथराइज एनीवन टू यूज़ इन्वेंशन फॉर द पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि या कोई पेटेंट है उसको यूज़ करने को अलाउ कर सकते किसी कंपनी को सो दैट गवर्नमेंट के पर्पस फुलफिल हो सके। इस प्रोविज़न से गवर्नमेंट के पास मतलब कि गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि वो उस पर्टिकुलर मेडिसिन की या वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को स्पीड अप कर सकती है और उसका प्राइस भी अपने आप अकॉर्डिंग क्या कर सकती है डील कर सकती है। इसके अलावा जो एक्ट डील करता है विद द कंपल्सरी लाइसेंस, यहाँ पे जो गवर्नमेंट क्या करती है कुछ जो पेटेंटिंग प्रोडक्ट है उनको प्रोडक्शन के लिए भी क्या करती है कंपल्सरी लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ओनर इन द स्पेसिफिक। देखो गाइस कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पेटेंटेड होती है। पेटेंटेड मतलब क्या होता है, सपोज करो वो वैक्सीन मैंने इन्वेंट की है तो मैंने क्या किया उसका पेटेंट करवा लिया सो दैट कोई मेरी परमिशन के बिना वो यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ एमरजेंसी पर्पसेज आती हैं जिसमें क्या करती हैं गवर्नमेंट अलाउ कर देती हैं कि विदाउट पेटेंट के जो ओनर है उसके कंसेंट के बिना क्या कर सकते हो आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल बात यही है। हम ये बता रहे हैं कि अभी डिफरेंट मैन्युफैक्चर जो डिफरेंट प्राइस कर रहे हैं और गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं जो क्या कर सकती है वो उन मैन्युफैक्चरर्स की पावर को कर्ब कर सकती है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, सेकंड पर हमने पेटेंट्स एक्ट और थर्ड है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इसके अंदर क्या है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल मेजर्स या रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब कर सकती है एज सो दैट वो डील कर सके डेंजरस एपिडेमिक डिजीज़ के साथ, जैसे कोरोना हो गया। इसके अंदर ब्रॉड अनडिफाइंड पावर्स हैं सेंट्रल के पास जो वो यूज़ कर सकता है टू रेगुलेट प्राइसिंग। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना पुशेस डिफेंस टाइज विद द बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अभी गाइस ये जो न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। चाइना ने क्या किया अपनी जो डिफेंस टाइज है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ बढ़ाई। जरा हम पढ़ते हैं। चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बांग्लादेश विजिट किया और श्रीलंका विजिट किया है और कंट्रीज़ को बोला है कि जो एंड कोल्ड कंट्रीज़ इन द नेबरहुड की आप पावर्स को रेजिस्ट करो फ्रॉम आउटसाइड द रीजन सेटिंग अप मिलिट्री लाइन्स इन द साउथ एशिया। फाइन, तो ये कमेंट कहीं ना कहीं क्या क्वाड का एक काउंटर करने को, मतलब कि सिंपल बात यह है अगर चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है अगर वो बांग्लादेश और श्रीलंका में विजिट करके ये बोलता है कि अगर कोई ऐसी कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया से बाहर है तो हमें उनको पावर नहीं देनी है। उनका कहने का मतलब है कि हमें उनकी पावर नहीं देनी है। अब क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। नो डाउट देखो इंडिया तो साउथ एशिया का पार्ट है लेकिन यूएसए ऑस्ट्रेलिया को तो पहली बात एशिया का ही नहीं पार्ट है और जापान साउथ
साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। तो साफ साफ चाइना का ये कहना है कि हमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान को साउथ एशिया में पावर नहीं देनी है। सिंपल बात ये। तो कहीं ना कहीं चाइना का ये कदम काउंटर कर सकता है क्वाड कंट्रीज़ की और क्वाड कंट्रीज़ की पावर को। चाइना ने इसके अलावा 6 कंट्री जो साउथ एशिया डायलॉग किए हैं ऑन कोविड-19 एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसमें भी कन्वेंट किया है विद द किस किस के फॉरेन मिनिस्टर्स का कौन कौन से वो 6 कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसके अलावा चाइना ने क्या किया है, $2 बिलियन एक्सटेंड किए हैं लोन के रूप में या करेंसी स्वैप फैसिलिटी के रूप में श्रीलंका को, सो दैट वो क्या कर सके, श्रीलंका जो इकोनॉमिक स्ट्रेस से जा रही है उसके साथ डील कर सके। इसके अलावा और चाइना ने क्या मेजर्स लिए गए हैं साउथ एशिया में, आई थिंक आपको पता ही होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें साउथ एशिया के साथ वो कनेक्टिव होगा, प्रेजेंस इन पोर्ट्स हो, उसके अलावा काफ़ी पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है चाइना बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे, ऑफकोर्स इंडिया की जो हेजमनी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना का, क्योंकि आपको पता है चाइना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेडिशनल पोजीशन है अपने नेबर्स में वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। इंडिया सिंपली डज नॉट हैव द रिसोर्स, क्योंकि इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो चाइना की पावर को मैच कर सके, जिसकी वजह से इंडिया का जो रीजनल इंटीग्रेशन है उस पर हार्म हो सकता है। इसके अलावा जो इंडिया की चाइना की जो पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्स, मतलब कि जो चाइना का मिलिट्री और कमर्शियल फैसिलिटीज़ है जो चाइना के मेनलैंड या पोर्ट सूडान पे डिप्लॉयड है इंडियन ओशन रीजन में, वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी हार्म कर सकता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, दैट इज़ द सेंटर नोटिफाइज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट दैट गिव्स मोर पावर्स टू द दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर। अभी देखो बात की जा रही है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर देने की। फाइन, ये जो न्यूज़ हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर जीएसटी। अभी क्या जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट 2021 उसको अभी डीम्ड किया जाएगा और ये इफेक्ट में आएगा 27 अप्रैल से। ये कब हमने रिस्पॉन्स में इस एक्ट को लेके आए हैं, दिस इन द रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था, तो अभी उसको अमेंड करके 2021 का केस लेके आए हैं। अब देखते हैं इन दोनों में क्या मतलब कि डिफरेंस है, जरा हम देखते हैं। देखो जो सुप्रीम कोर्ट की मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट क्या, अमेंडमेंट 2021 के अंदर गवर्नमेंट का मतलब है एनी लॉ विच इज़ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर कवर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है वो कहीं ना कहीं बाउंड होता है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे पार्लियामेंट में देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट होता है वो बाउंड होता है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी तरह अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती एंड ही इज़ बाउंडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जहाँ पे जो मैटर्स हैं वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे कितना उसकी पावर है, तो इसमें जो अभी 2021 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें ये बोल रहा है कि उसका ओपिनियन आपको लेना ही होगा अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको पुलिस कहीं खड़ी करनी है, पब्लिक ऑर्डर या लैंड पे रिलेटेड कोई मैटर्स हैं, तो वहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो ओपिनियन है वो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बोला क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेटस गवर्नर के स्टेटस की तरह नहीं होता, वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया दोनों में क्या डिफरेंस थी। इसके अलावा और प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के, जो पावर है लेफ्टिनेंट गवर्नर की कि वो बिल को विदहोल्ड कर सकता है नहीं कर सकता, विच कवर्स एनी ऑफ द मैटर्स विच फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन असेंबली। इसके अलावा जो असेंबली है वो कोई रूल नहीं बना सकती टू इनेबल इटसेल्फ और इट्स कमिटी टू कंसीडर इन मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, मतलब कि सो द दिल्ली के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंटरफेयर कर सके, असेंबली ऐसा कोई कमेटी नहीं बना सकती। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ द पाइथन 5। देखो पाइथन 5 क्या है, इंडिया का इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है उसने अभी 5th जनरेशन पाइथन 5 ऐड किया है, दैट इज़ द एयर टू एयर मिसाइल टू इट्स वेपन कैपेबिलिटी। फाइन, सिंपल बात यह है जो LCA तेजास है उसके अंदर हमने एक फीचर ऐड किया दैट इज़ द एयर टू एयर मिसाइल का, सो दैट उसकी वेपन की कैपेबिलिटी को हम अच्छा कर सकें। जो पाइथन 5 सेकंड एयर टू एयर मिसाइल है, इसराइल ओरिजिन का है, इसको हमने तेजास फाइटर का इंटीग्रेट किया है। ये एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है। पहली मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज थी, जब जो रडार गाइडेड वेपन है विद जिसकी रेंज 50 किलोमीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट है यूके फर्स्ट कंट्री टू ग्रीन लाइट सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन द रोड। अभी क्या यूके पहली कंट्री बनी है जिसने अनाउंस किया है कि वो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के यूज़ को रेगुलेट करेगी एट स्लो स्पीड्स ऑन मोटरवेज विद
फर्स्ट सच कार्स पॉसिबली अपीयरिंग ऑन पब्लिक रोड दिस रोड। जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स होते हैं वो किस पे बेस, मतलब कि जो ऑटोमेटिक कार्स हैं वो किस पे बेस होते हैं, ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम, जो सेंसर्स को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सो दैट कार्स को लेन, मतलब कि अगर आपकी 3 लेन है तो वो अपनी लेन पर अगर इस पर चल रहा है तो इसी पे रहे एंड अपने अकॉर्डिंग वो रेस दे, ब्रेक दे विदाउट ड्राइवर इनपुट। सच कार्स क्या कर सकते हैं, रोड सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग ह्यूमन पावर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। अभी क्या पीएम केयर फंड के अंदर जो पैसा है उसको यूज़ करके 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को परचेज़ किया जा रहा है। देखो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो अपने आप ऑक्सीजन को बनाते हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस होता है जो ऑक्सीजन को कंसनट्रेट करते हैं फ्रॉम द एम्बिएंट एयर। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर क्या करते हैं, एयर को लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और नाइट्रोजन, मतलब आपको पता ही है एयर का फॉर्मूला क्या होता है, एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो लेकिन ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है ना, तो वो क्या करते हैं, एयर को लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं और नाइट्रोजन को वापस एयर में छोड़ देते हैं। इस तरह से वो काम करते हैं। ये जो ऑक्सीजन होती है वो कंप्रेस्ड होती है और वो डिस्पेंस होती है थ्रू अ कैनेलिया और 90 to 95% प्योर होती है। जो कंसनट्रेटर के बीच में प्रेशर वॉल्व होती है वो उसकी सप्लाई को रेगुलेट करती है और 1 मिनट में आप 1 से 10 लीटर तक की जो ऑक्सीजन है वो दे सकते हो। नेक्स्ट है न्यू 01 रोबोट। ये रोबोट प्रोटोटाइप है जिसको लॉन्च किया गया लो अर्थ ऑर्बिट में, किसके द्वारा, चाइना के स्पेस माइनिंग स्टार्टअप के द्वारा। जिससे क्या होएगा, जो स्पेस क्राफ्ट जैसे स्पेस में जो डेब्रिस रह जाते हैं उनको वो साफ़ कर सकती हैं। ये एक काफ़ी अच्छा हो सकता है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए, सो दैट हम कैपेबल ऑफ माइनिंग ऑन द एस्ट्रोनॉट। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 3000 सैटेलाइट्स हैं और काफ़ी छोटे छोटे जो डेब्रीज होते हैं, मिलियन ऑफ डेब्रीज ऐसे हैं जो स्पेस में अभी तक हैं, जो अभी तक रिकवर नहीं हुए और ना ही अभी तक हमने उसको डिस्पोज किया है। फाइन। नेक्स्ट है, आपको पता ही होगा आरटीपीसीआर टेस्ट होता है तो उसमें एक सीटी वैल्यू आती है, दैट इज़ द साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। 35 से अगर वो नीचे आती है तो इसका मतलब बंदा पॉजिटिव है और जितनी कम होगी तो इसका मतलब आपका जो कोविड की जो सीवियरिटी है वो उतनी ही ज़्यादा है। अभी आरटीपीसीआर टेस्ट में एक आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया है और उसको डीएनए में कन्वर्ट किया गया, जिसको फिर एम्पलीफाई किया। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी वायरस की कितनी, मतलब कि वो अपनी डीएनए की कितनी मल्टीपल कॉपीज़ को क्रिएट कर सकता है। फाइन। एम्प्लीफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए सो दैट हम टेस्ट की एबिलिटी इंप्रूव कर सकें, सो दैट हम वायरस को डिटेक्ट कर सकें। और ये सीरीज ऑफ साइकिल में होता है। सीटी वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ साइकिल आफ्टर विच वायरस कैन बी डिटेक्टेड। अगर हाइयर नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर हुए इसका मतलब जो वायरल लोड है वो लोअर है, जितनी सीटी वैल्यू कम होगी इसका मतलब जो वायरल लोड है वो उतना ज़्यादा है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्रोग्राम। ये अभी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा। सो दैट ये क्या करता है, सिटीजन को अलाउ करता है कि वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एज एन अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर, सो दैट वो ऑनलाइन कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको पता ही होगा ऑनलाइन कितना घटिया घटिया कंटेंट रहता है, तो आप उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हो और ये बोल सकते हो कि इसको रिमूव कर दो। इससे आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की हेल्प कर सकते हो, सो दैट हम इलीगली अनलॉफुल जो कंटेंट ऑनलाइन रहता है उसको आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करके रिमूव करके। अभी ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है इसको सेटअप किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सो दैट ये एक काम कर सके, लड़ सके अगेंस्ट द साइबर क्राइम। लास्ट न्यूज़ है, नहीं लास्ट न्यूज़ नहीं है, पैलेडियम एक शाइनी वाइट मेटल है जो प्लेटिनम के ग्रुप का ही है, अलोंग विद यूरेनियम, रोडियम, ओस्मियम एंड इरिडियम। मेजॉरिटी जो वर्ल्ड का पैलेडियम है वो रशिया और साउथ अफ्रीका से आता है। 80% जो पैलेडियम है वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज़ होता है, जो कि एक कार का एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट होता है जो एमिशन को कंट्रोल्स करता है। मेनली ये जो पाया जाएगा पेट्रोल और हाइब्रिड व्हीकल्स में। इसको हम कैटालिटिक रिएक्शंस में यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डेंटल फिलिंग एंड एक्सेट्रा। कुछ प्लेसेस थे न्यूज़ में। अभी क्या है, रशिया ने क्या कि 7 यूरोपियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ड किया, निकाला है आफ्टर देयर कंट्रीज ओल्डर रशियन डिप्लोमेट्स टू लीव। मतलब कि कंट्रीज़, यूरोपियन की कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको छोड़ने को बोला है देश। तो रशिया ने उन 7 यूरोपियन डिप्लोमेट्स को, तो रशिया ने भी क्या किया, अपनी कंट्री से उन यूरोपियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। ठीक है, इसमें क्या किया है, कुछ रशियन डिप्लोमेट्स ने, इट वॉज प्रेसिडेड बाई, ये कैसा हुआ जब सेच रिपब्लिक है जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है सेच रिपब्लिक, तो उसने रशिया डिप्लोमेट को रिमूव किया है। विद स्लोवाकिया ने भी किया है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनेशिया, इन 5 स्टेट्स ने क्या किया है, 5 कंट्रीज़ ने रशिया के डिप्लोमेट्स को निकाला है। फाइन। तो गाइस यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर्स है 29 अप्रैल के वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।